नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्दमन तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स में, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। आपके जो विषय के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के लगातार बात कर रहे हैं। 10 जो बड़े सवाल आपके आने की उम्मीद है, जो संभावना है उसकी बात आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। LLB 3 ईयर्स कोर्स में सेकेंड ईयर का जो आपका पहला पेपर है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप एंड सेल ऑफ गुड्स का। 2 एक्ट आपको उसमें पढ़ने हैं। एक तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का और सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 का। और 4 यूनिट की अगर बात करें तो 2 यूनिट आपकी पार्टनरशिप एक्ट के लिए है और 2 यूनिट आपकी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए है। पहली यूनिट अगर देखें तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की हिस्ट्री, नेचर, डेफिनेशंस को लेकर के कितने प्रकार की पार्टनरशिप होती है, कैसे उसका टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे होता है, एक बड़ा सवाल है, बड़ा प्रिय सवाल है कि क्या लाभों का बंटवारा, शेयरिंग का प्रॉफिट जो है पार्टनरशिप का टेस्ट है। तो जनरल जो इसमें ड्यूटीज़ हैं पार्टनर्स की और उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ क्या हैं और उनके राइट्स क्या हैं और उनकी जो अथॉरिटीज़ है, जो उनकी इमरजेंसी में उनको उनको उनके पास पावर्स हैं, उसको लेकर के सवाल हैं, टॉपिक्स हैं आपके। यूनिट 2 में जो इनकमिंग पार्टनर्स हैं और जो आउटगोइंग पार्टनर्स हैं, मतलब जो अंदर फर्म में आ रहे हैं या फर्म से बाहर जा रहे हैं, निवृत्त हो रहे हैं, फर्म भंग कैसे होगी, पार्टनरशिप फर्म भंग कैसे होती है और पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन का क्या प्रक्रिया है और क्या पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के लाभ हैं और नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या नुकसान हैं, क्या उसके कायदे हैं, इसको लेकर के आपको पढ़ना है। यूनिट 3 की अगर हम बात करें, सेल ऑफ गुड्स की बात करें, तो सेल ऑफ गुड्स में पहली जो आपकी यूनिट है वो डेफिनीशन, कंडीशन, वारंटी को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होगा उसको लेकर के और कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत, उसको लेकर के बातें हैं। और यूनिट 4 में पार्टीज के राइट्स और रेमेडीज को लेकर के बातें हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है और अनपेड सेलर के पास राइट्स क्या क्या होते हैं, और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो सूट्स हैं, कैसी कैसी सूट्स आप उसको फाइल कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को पुनर्जीवित करने के लिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट के दोबारा अनुपालन के लिए। अब अगर सवालों की हम बात करें तो जो आपके लिए सबसे पहला सवाल, सबसे ज़रूरी सवाल है वो पार्टनरशिप की परिभाषा क्या होती है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, तो पार्टनरशिप की परिभाषा क्या है, एक भागीदारी की परिभाषा क्या है, और उसी के साथ जुड़ करके सबसे जो जरूरी चीज़ है कि पार्टनरशिप का टेस्ट क्या है। पार्टनरशिप का टेस्ट का मतलब कि क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ही एकमात्र टेस्ट है जो पार्टनरशिप को चेक करने के लिए टेस्ट अगर उसका देखा जाए तो क्या वही है। जैसे एक सवाल है, पिछली बार आया था कि लाभों में बंटवारा भागीदारी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है परंतु निश्चायक नहीं। प्राइमा फेसी एविडेंस तो है लेकिन वो कॉन्क्लूसिव नहीं है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो इसके बारे में चर्चा करनी है और पार्टनरशिप का मतलब बताना है। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो कॉक्स वर्सेस हिकमैन में जो डिसीजन है, जो कॉक्स वर्सेस हिकमैन की रूलिंग है, उसमें आप ये जान पाएंगे कि केवल और केवल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब ही पार्टनरशिप फर्म नहीं होता है। जैसे वो एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन देकर के सवाल पूछते हैं कि ए है तो उसने अपनी पत्नी के जेवर को लेकर के कहीं पर रखा हुआ है, उससे वो कुछ व्यापार कर रहा है, तो क्या वो पार्टनरशिप फर्म है। अनटिल एंड अनलेस वो एग्रीमेंट में एंटर ना कर रहे हो, अगर उन्होंने एग्रीमेंट में एंटर नहीं किया है कि हाँ ये पार्टनरशिप फर्म है और हम पार्टनरशिप फर्म के जैसे काम करेंगे, तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं होती है। तो वहाँ पर आप पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स देखिएगा और देखिएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये निश्चित करेगी कि हाँ वो पार्टनरशिप फर्म है। दूसरा सवाल जो है वो आपके पार्टनर्स के राइट्स को लेकर के, लायबिलिटीज़ को लेकर के, जनरल और स्पेसिफिक दोनों, उनकी जो जनरल ड्यूटीज़ हैं और जो उनकी स्पेसिफिक ड्यूटीज़ है पार्टनर्स की, उसको लेकर के और राइट्स को लेकर के। सेक्शन 9 to 17 में उसकी सामान्य स्थिति में जो ड्यूटी है और उसकी जो विशेष स्थिति में ड्यूटी है, कर्तव्य है, और उनके जो अधिकार है उसको लेकर के चर्चा की गई है। तो आप दोनों चीज़ों को देख करके आइएगा। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो जब पार्टनरशिप के प्रकार पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप के प्रकार में हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट फॉर पर्टिकुलर पर्पज है, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट करके है। तो जो भी पार्टनरशिप के प्रकार हैं, जो भी पार्टनरशिप के कायदे हैं, बोले फॉर्म कैसे होती हैं, अलग अलग फॉर्म करने के तरीके पर उसका नाम अलग अलग बदलता जाता है। तो पार्टनरशिप के जितने भी प्रकार हैं उसको भी आप पढ़ते हुए आइएगा। उसके बाद हम देखें तो जो इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर है, कि जो इनकमिंग पार्टनर है उसके ऊपर उसको क्या क्या राइट्स मिलने वाले हैं, क्या उसको जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है उसकी सारी की सारी जो लाइबिलिटी उस टिल डेट तक है, तो क्या वो नए पार्टनर के ऊपर आ जाएगी, या अगर कोई पार्टनर आउटगोइंग है, मीन्स वो पार्टनर बाहर जा रहा है, तो उसको क्या क्या अधिकार मिलने वाले हैं। क्या वो पार्टनर जो बाहर जा चुका है एक बार, क्या वो अब फर्म के रजिस्टर को, बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, या क्या वो फर्म के नाम से या फर्म के नाम से मिलता जुलता कोई ब्रांड या कोई काम कर सकता है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर के 31 से 38 तक
राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसको आप पढ़िएगा। फिर अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को देखते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि कब न्यायालय जो है वो उसमें हस्तक्षेप करेगा, कब न्यायालय अनिवार्य रूप से फर्म को विघटित कर देगा, या बोलें तो फर्म को अनिवार्यतः कब विघटन की ओर जाना पड़ेगा। क्या एक पार्टनर की मृत्यु हो जाने पर पार्टनरशिप भंग हो जाएगी, या उसका जो सक्सेसर है, उसका जो उत्तराधिकारी है, वो पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करके और उस फर्म को आगे लेके जाएगा, जो उसकी भूमिका, उसके पूर्वज ने भूमिका जो उसकी की थी उसको आगे लेकर के जाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म का विघटन किस स्थिति में होगा है, किस स्थिति में हो सकता है, कितने प्रकार से हो सकता है, और न्यायालय के द्वारा जो है वो बहुत ज़रूरी है पढ़ना कि वो विघटन कब और किस स्थिति में होता है। उसके बाद अगर पंजीकरण का सवाल देखें, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स का सवाल देखें, तो वहाँ पर एक मतलब क्या कहते हैं उसको, तथ्य जैसा एक लिख करके आता है। जैसे एक सवाल में पढ़ के देखूं कि भारतीय भागीदारी अधिनियम ने फर्म के रजिस्ट्रेशन को बिना अनिवार्य बनाए ही रजिस्ट्रेशन कराना प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया है। मीन्स की पार्टनरशिप एक्ट बिल्कुल मैंडेटरी तो नहीं कर रहा है, फर्म के रजिस्ट्रेशन को बिल्कुल मैंडेटरी तो नहीं कर रहा है, लेकिन फर्म के रजिस्ट्रेशन ना होने की स्थिति में बहुत सारे लाभों से फर्म को दूर कर दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी ना करते हुए भी छुप के रजिस्ट्रेशन के इतने सारे लाभ बता दे रहा है और नॉन रजिस्ट्रेशन के इतना नुकसान गिना दे रहा है कि वो एक तरीके से कहें तो मैंडेटरी कह ही रहा है। तो आपको देखना यह है कि जो फर्म का रजिस्ट्रेशन है वो 56 से 71 तक उसके क्या प्रोविजंस हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो लाभ क्या है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो नॉन रजिस्ट्रेशन का नुकसान क्या है। इसी प्रकार का अगर सवाल देखें तो जो इसका रजिस्ट्रेशन का सवाल है उसमें फिर एक सवाल आया था पहले कि अपंजीकृत फर्मों के लिए कुछ नियोक्ताओं को समायुक्त करके प्रत्यक्ष रीति से ना होकर परोक्ष रूप से भारतीय भागीदारी अधिनियम फर्मों का पंजीकरण अनिवार्य बना देती है। कहने का मतलब यह है कि जो फर्म नॉन रजिस्टर्ड है उनके साथ इतनी निर्योग्यता, मतलब उसमें इतनी समस्या एक्ट ने बता दी है कि वो पढ़ने के बाद अपने आप से लग जाता है कि हाँ फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो नॉन रजिस्ट्रेशन का और रजिस्ट्रेशन का लाभ नुकसान आप पढ़ करके आइएगा। जब हम शुरुआत में पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात कर रहे थे, जो पहला सवाल हमने बात की पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और पार्टनरशिप के टेस्ट पर हम आए थे, वहाँ पर आप एक चीज़ और देखिएगा कि पार्टनरशिप में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अंतर बहुत बार पूछा गया है। पार्टनरशिप फर्म में और कंपनी में क्या अंतर होता है, पार्टनरशिप फर्म में और LLP तो उसी का एक पार्ट है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या अंतर है, और एक पार्टनर की भूमिका और कर्ता की भूमिका में क्या अंतर है। आपने फैमिली लॉ के सेकंड पार्ट में पढ़ा होगा, जब आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे तब आपने पढ़ा होगा कर्ता के विषय में। तो क्या पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं या कोई एक बड़ा पार्टनर, कोई एक सीनियर पार्टनर है, तो क्या उसकी भूमिका कर्ता जैसी होती है, और कैसे ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से अलग है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से अलग वाला सवाल कई बार उस इलस्ट्रेशन बेस पर पूछा गया है, वो पत्नी के गहने वाले पर। उसके बाद हम जब आगे आते हैं तो सेल ऑफ गुड्स में एक सिद्धांत है कि जो गुड्स के साथ जो रिस्क है वो प्राइमा फेसाई उसी के साथ ट्रांसफर हो जाता है। तो कई बार इस चीज़ को लेकर के सवाल पूछा गया है कि प्रथम दृष्टया जोखिम का अंतरण संपत्ति के साथ हो जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए, अपवादों सहित व्याख्या कीजिए, मतलब कि एक्सेप्शन सहित व्याख्या कीजिए। कई बार सवाल पूछा गया है और इसी में जुड़ करके सेल का मतलब भी पूछा गया है। जैसे सवाल आता है कि विक्रय को परिभाषित कीजिए, सेल क्या होता है, सेल को डिफाइन करिए, सेल के एसेंशियल एलिमेंट की व्याख्या करिए, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में अंतर बताइए। और इसी के साथ कभी कभी सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बजाय उस छोटे से हिस्से में ये पूछ लिया गया कि उस सामान के साथ, माल की बिक्री के साथ उसका जो जोखिम है प्रथम दृष्टया वो उसी के साथ ट्रांसफर हो रहा है। तो ये पूरा पोर्शन सेल की डेफिनेशन जो है, सेल की डेफिनेशन और सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनता कैसे है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, और ये वाली चीज़ जो ये सिद्धांत मैंने बताया। उसके बाद हम 13-14 वाले पोर्शन में आ जाते हैं जहाँ पर खूब पूछा गया है, कैविटी एम्प्टर के बारे में खूब पूछा गया है। कैविटी एम्प्टर का मतलब प्रीता सावधान, लेट द परचेजर बी अवेयर। किस स्थिति में आपने कंडीशन बता रखी है या किस स्थिति में आपने वारंटी का स्टिपुलेशन किया हुआ है, तो कैसे आपको वही सामान मिलना चाहिए। एक छोटी टिप्पणी करके एक सवाल आता है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, नमूने के द्वारा वितरण, कि अगर आपको चावल का एक बड़ा लॉट लेना है और उसमें से आपको छोटा नमूना दिखाया गया है तो आप ये मानकर चलते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको उसी जो छोटा नमूना दिखाया गया है उसी प्रकार का वो जो बल्क में चावल रखा है बोरियों के अंदर वो मिलेगा।
तो कैवेट एम्प्टर लेट द परचेजर बी अवेयर वाला सवाल खूब पूछा गया है। क्रेता सावधान के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? हाँ, वो जो प्राइमा फेसाई रिस्क के ट्रांसफर वाली बात है, उसमें जो मैक्सिम है कि नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट, क्या इस नियम की कोई अपवाद है? तो ये मैक्सिम भी आप पढ़ करके आइएगा, इसमें खूब सवाल पूछे गए हैं। कंडीशन वारंटी में अंतर, कंडीशन वारंटी में अंतर कभी कभार पूछा गया है, लेकिन ज़्यादा जो ये ऑनर्स का सवाल है आपके में, ज़्यादा सवाल जो पूछा गया है वो नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट को लेकर के सवाल आया है, और सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंतर को लेकर के सवाल आया है, और प्रथम दृष्टया वो ट्रांसफर वाला, रिस्क के ट्रांसफर वाला सवाल खूब आया है, तो वो आपके लिए जरूरी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अनपेड सेलर का मतलब क्या है, कौन होता है एक अनपेड सेलर, और अनपेड सेलर का राइट अगेंस्ट थर्ड पर्सन, राइट अगेंस्ट पार्टी, राइट अगेंस्ट गुड्स, अलग अलग करके सवाल पूछा गया है। और वहाँ पर राइट टू लियन में खूब आपको सवाल किया गया है कि राइट टू लियन का मतलब क्या होता है, राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, कि अगर सामान निकल के रास्ते में चला गया है और उसका मूल्य आपको नहीं मिला है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर सामान रास्ते में निकल के चला गया है और उसका आधा मूल्य आपको मिला हुआ है या थोड़ा थोड़ा पैसा बचा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल खूब पूछे गए हैं। तो राइट टू लियन में आप खूब ध्यान से पढ़िएगा कि राइट टू लियन का मतलब क्या होता है, कैसे उसको धारण कर सकता है, रोक सकता है। अनपेड सेलर का जो राइट्स है 45 से 54, सेक्शन 45 टू 54 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो आप कायदे से देख करके आइएगा। उसके बाद अगर ब्रीच का सवाल देखें तो जो इसके पास, क्रेता के पास, बायर के पास कौन कौन से राइट्स हैं ब्रीच की स्थिति में, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की स्थिति में बायर के पास कौन कौन से राइट्स हैं, उसको लेकर के सवाल कई बार आया है। और कई बार इसी के साथ में डिलीवरी और पार्ट डिलीवरी को लेकर के भी सवाल पूछा गया है कि डिलीवरी क्या है, डिलीवरी संबंधित नियमों की व्याख्या कीजिए, भागिक परिधान का क्या प्रभाव होता है। लेकिन मुझे लगता है अनपेड सेलर को लेकर अगर आप कायदे से पढ़ करके आ रहे हैं और अनपेड सेलर को पढ़ करके आ रहे हैं, सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है डिलीवरी वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटे ए बी करके जो सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं, तो मैं कहूँ तो एक तो सवाल वो एक COF करके आता रहा है, पिछली बार ही आया है, CIF और FOB समुदाय, इसका फुल फॉर्म आप देखिएगा, CIF और FOB का क्या मतलब है। और एक दो सवाल हैं, नेमोडेट कौन, ये वाला हो चुका है। वारंटी और कंडीशन को के अंतर को भी थोड़ा सा देख के आइएगा, क्योंकि कंडीशन वारंटी के अंतर के साथ साथ कभी कभी वो कैविटी एम्प्टर वाली बात पूछी गई है। 13, 14, 15 जो है पूरा, उसको आप देख करके आइएगा। कई बार सीधे पूछ कर कंडीशन की डेफिनेशन पूछ करके या वारंटी की डेफिनेशन पूछ करके, और फिर जो कैविटी एम्प्टर का सिद्धांत है उसको लेकर के सवाल आया है। तो दोनों पार्ट से, पार्टनरशिप एक्ट से और सेल ऑफ गुड्स से सवाल हल करने का प्रयास करिए। एक बार दोबारा से अगर देखें तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप के अन्य कंपनी से अंतर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से अंतर, और पार्टनरशिप का जो टेस्ट है उसको लेकर के सवाल, पार्टनर्स की जनरल और स्पेसिफिक ड्यूटीज़ को, राइट्स को लेकर के सवाल, और पार्टनर्स की जो ड्यूटीज़ राइट्स में जो उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, जैसे उनकी इमरजेंसी में क्या क्या स्थिति हो सकती है, इमरजेंसी में उनके पास राइट्स कौन से हैं, कौन से उनकी ड्यूटीज़ इमरजेंसी में है। जरूरी नहीं है कि जो एक पार्टनर को ड्यूटी असाइन की गई है, इमरजेंसी की स्थिति है तो भी वो उसी ड्यूटी को असाइन किए बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि नहीं, वो जोखिम जो हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो जब अगला पार्टनर आएगा तब से चीज़ें सही होंगी। तो ऐसा नहीं है। और इनकमिंग आउटगोइंग में आप ये देखिए कि जो उसको एडमिशन उसको मिल रहा है, उसका इफेक्ट क्या होगा, कैसे उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ डाली जाएंगी, क्या उससे पूछा जाएगा। हाँ, माइनर को लेकर के सवाल कभी कभी पूछा गया है कि जैसे सवाल एक कभी कभी है कि पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पार्टनर में आपने लिखा कि स्लीपिंग पार्टनर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो माइनर है, माइनर की स्थिति क्या होती है। और अगर माइनर इनकमिंग पार्टनर है तो माइनर के साथ क्या चीज़ें होंगी। जैसे माइनर का कॉन्ट्रैक्ट या माइनर के एग्रीमेंट का हम नेचर पढ़ते रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 में, तो कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 में, तो वैसे ही यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में अगर माइनर एंटर करता है तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी, क्या वो एक्टिव पार्टनर होगा या स्लीपिंग पार्टनर होगा, उसकी स्थिति क्या रहेगी, सुसुप्त अवस्था में रहेगा या जागृत रहेगा। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा गया है। बाकी 3 और 4 यूनिट में आपको कॉन्ट्रैक्ट उसका सेल ऑफ गुड्स का जो है कि सेल का मतलब क्या है, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या है, सेल का और एग्रीमेंट टू सेल का अंतर से पूछा गया है। और कैवेट एम्प्टर पार्टीज़ के राइट्स वगैरह, अनपेड सेलर के राइट्स वगैरह, सॉरी, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर कौन कौन सी सूट्स वगैरह, कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्ट के पालन के लिए, अनुपालन के लिए चीज़ें लाई जा सकती हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। कॉमर्शियल लॉ का जो आपका पेपर है, पहला पेपर है 3 इयर्स के सेकेंड ईयर में,
उसका ये वीडियो था। अगला पेपर आपका लेबर लॉज का है। लेबर लॉ का सिलेबस पिछली बार बदल करके उसमें मतलब नए सिलेबस से सवाल पूछा गया था, तो एक बार सब लोग देख लीजिएगा कि आप लोग नए सिलेबस से ही पढ़ रहे हो। जल्दी उसका वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।